चलो हेडिंग लिखो बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। सबसे पहले लिखिए कंसेप्ट 1। इसका नाम है एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर लिखिए बेटा इसमें। दिस is applicable for all entities, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉरपोरेट, नॉन कॉरपोरेट, एक्सेप्ट for those entities which are applying Ind AS 115। Ind AS 115। आगे लिखिए कंसेप्ट 2। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट 2 का नाम है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। लिखिए एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू मीन्स gross inflow whether it is received or receivable आगे लिखिएगा the prescribed rule in accounting standard 9 do not deal with accounting treatment of revenue but these rules explain the appropriate time for revenue recognition।
थर्ड पॉइंट में लिखिए द फॉलोइंग incomes are covered under the scope of accounting standard 9. Revenue from sale of goods, revenue from sale of services, revenue from interest income, revenue from dividend income, revenue from royalty. Revenue from royalties. एक कंसेप्ट और लिखोगे फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा. लिखिए कंसेप्ट नंबर 3, बेसिक कंडीशन फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन. या इसी को बोलते हैं कॉमन कंडीशन फॉर ऑल रेवेन्यू. कॉमन कंडीशन फॉर ऑल रेवेन्यू. लिखो बेटा. एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, revenue can be recognized only if following conditions are satisfied. Revenue can be recognized only when following conditions satisfied. लिखिए पहली कंडीशन, the entity should have a reliable estimate of amount of revenue plus it should be it should also be certain
that ultimate collection from revenue will be completed. एक नोट लिखेंगे, in case of failure of any condition as given in above, the entity cannot record specified revenue. लिख लिया? चलिए देखो, अब इतना पहले एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पे, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। अब ये क्या होता है पहले ये समझो। देखो, आप पढ़ने जा रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू का मतलब हो गया बेटा इनकम, रिकग्नाइज का मतलब जर्नल एंट्री। ठीक है, मतलब कोई भी संस्था अपनी इनकम को कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे, उसके बारे में बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। समझ में आया? एक बार और, AS 9 का क्या नाम हुआ? रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू का मतलब इनकम और रिकग्निशन का मतलब जर्नल एंट्री। जब अकाउंट में हम लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो क्या बोलता है? रिकग्नाइज कर लिया उसको। रिकग्नाइज करने का मतलब उसकी एंट्री हो गई। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कब रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताता है हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। देखना बेटा इसमें क्या खास बात है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 केवल हमें टाइमिंग बताता है। क्या बताता है? टाइमिंग, कब रिकॉर्ड करना चाहिए। ये नहीं बताता उसकी एंट्री क्या होगी। मतलब इस पूरा एएस खत्म हो जाएगा, एक भी एंट्री पढ़ने को नहीं मिलेगी, ना कोई कैलकुलेशन करने को मिलेगी। बार बार क्या पूछा जाएगा? कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। बोलो यहां तक समझ में है? अब इसका क्या मतलब हुआ, टाइमिंग का क्या मतलब हुआ? स्क्रीन पे देखिए सब बच्चे, टाइमिंग का क्या मतलब हुआ जरा बताओ सब लोग। टाइमिंग का क्या मतलब हुआ? अब टाइमिंग का मतलब ये हुआ बेटा, टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, अब अलग अलग बातें होती है बेटा। टाइमिंग का मतलब ये हो गया, सबसे पहली चीज टाइमिंग का मतलब, स्क्रीन पे देखिए, जैसे बताओ मान लो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है ना, उसने पहले क्लासेस करी, उसने कहा कि मुझे क्लासेस समझ आ रही हैं, मुझे ये क्लासेस ज्वाइन करना है। क्या मैं तभी ये मान लूँ कि मुझे उतने इनकम हो गई? या स्टूडेंट ने अपनी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अभी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा बाद में, तब मैं मान लूँ कि मुझे इनकम, जो भी स्टूडेंट की प्रेस्क्राइब्ड फीस है, मुझे उतनी इनकम हो गई? या मैंने सिलेबस पहले ख़त्म कर दिया, फीस बाद में आई,
तब फीस कब लिखी जाए, कब माना जाए कि इनकम हो गई, या फीस पहले आ गई सिलेबस बाद में खत्म हुआ, अलग अलग स्टेजेस हैं। ऐसे सबके बिजनेस में होता है। जैसे फाउंडेशन में तुम लोगों ने या सुना होगा, अब तो चैप्टर हट गया, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या होता है उसमें? हम गुड्स को पहले ही दे देते हैं, पैसे बाद में आते हैं। तो अब ये बताओ जनरली क्या होता है, अब चैप्टर तो तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया है, तो जब हम लोग सेल्स ऑन अप्रूवल वाली सेल करते हैं तो हम सेल की ही एंट्री डाल देते हैं। किसकी एंट्री? क्रेडिट सेल की। जबकि वो कंफर्म सेल थोड़े ना होती है, हम तो खाली गुड्स दे रखे होते हैं ना, पैसे थोड़े ना मिले हमें। ठीक है, तो अब उसमें कौन सी स्टेज पे हमें एंट्री डालनी चाहिए, कब हम ये मान लें कि हमने पैसे कमा लिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमें ये बताता है इतनी चीज़ों के बारे में कि अगर आपने गुड्स बेचा तो कब आप मानो कि आपकी कमाई हो गई, आपने सर्विसेज दी तो कब आप मान लें कि आपकी कमाई हो गई, आपको इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो कब आप मान लें कि आप उसको कब अपनी बुक्स में लिख दिखा सकते हैं, कौन सी स्टेज पे। कोई डिविडेंड आपको मिलने वाला है तो किस टाइम पे उसको आप मान सकते हैं कि हाँ अब ये हम अपनी बुक में दिखाएंगे, या रॉयल्टी की कोई इनकम है तो उसको कब दिखाएंगे। कुल मिला के बेटा यही 5 इनकम के बारे में हम लोग का एएस बताता है। तो अब बताओ एएस 9 का क्या नाम हुआ? रेवेन्यू रिकग्निशन। क्या बताता है ये? व्हेन रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनकम। रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ? उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाना चाहिए, कौन सी स्टेज पे। ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई एंट्री, सिर्फ सारे एस में क्या पढ़ना है, विच पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये मान लेना चाहिए कि हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेना है। समझ में? तो ये देखो क्या लिखा मैंने, पढ़िए। सबसे पहले हमने लिखा बेटा एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर, तो बेटा हमने लिखा दिस एएस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंटिटीज। ये एएस एप्लीकेबल है सबके लिए, कॉरपोरेट, नॉन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट का मतलब कंपनी, कॉरपोरेट का मतलब, और नॉन कॉरपोरेट का मतलब अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी का मतलब पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, है ना, ये सब जो चैप्टर्स हैं उन सब पे। तो ये कंपनी भी लगाएगी, अदर देन कॉरपोरेट भी लगाएंगे, केवल उनको छोड़ के जो लोग लगाते हैं इंड एस 115। कौन सा एस बेटा? इंड एस 115। मैंने आपको पढ़ाया है कि कंपनी, अभी आप आगे चल के करोगे, कंपनी दो टाइप की हुई, एक एसएमसी और दूसरा नॉन एसएमसी। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं, और जो स्मॉल मीडियम कंपनी नहीं है वो बड़ी कंपनी है तो ये क्या लगाती है? इंड एस। तो मतलब जो एएस लगाएगा वो एएस 9 लगाएगा, और जो इंड एस लगाएगा वो इंड एस 115 लगाएगा। ठीक है, तो अब ये एएस एप्लीकेबल है सबके लिए, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे नॉन कॉरपोरेट हो, केवल उन्हीं को छूट है जो लोग लगाते हैं इंड एस 115। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बेटा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, वो तो समझाने के लिए मैंने बता दिया कि रेवेन्यू का मतलब इनकम, रिकग्निशन का मतलब कब उसको दिखाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब यहाँ समझते हैं एएस 9 क्या कहता है कि व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, देखो एएस 9 क्या कहता है, पढ़िए। एएस 9 कहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 9 रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो वेदर इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या रेवेन्यू का मतलब हुआ? ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, वेदर रिसीव्ड या तो मिल गया हो, और रिसीवेबल या अभी नहीं मिला हो। अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हो, कैश बेसिस या अक्रूवल? अक्रूवल। तो अक्रूवल का मतलब क्या हुआ? वेदर रिसीव्ड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड। तो हमारा एएस कहता है कि रेवेन्यू का मतलब हुआ ग्रॉस इनफ्लो, चाहे वो मिला चाहे वो नहीं मिला, रेवेन्यू हम दोनों को बोलते हैं। अच्छा आगे, अभी यहीं पे लिखवाया द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स इन एएस 9 डू नॉट डील विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कोई एंट्री नहीं पढ़ने वाले हो, बट दीज रूल्स एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पढ़ाया जाएगा कब हमें रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। समझा? जैसे बेटा अब बताओ, जैसे किसी की मान लो शादी है तो क्या करते हैं, मैरिज लॉन वगैरह 6-6 महीने पहले, 3-3 महीने पहले बुक कर लेते हैं। उसको मान लो बुकिंग अमाउंट दे दिया, ठीक है, मान लो 10 लाख का काम है, उसको 1 लाख एडवांस मिल गया, तो क्या वो तब मान ले कि हमें 10 लाख हमने कमा लिया, या पूरे पैसे एडवांस मिल? समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे कोई होटल है मान लो,
होटल में आपने 6 महीने पहले बुकिंग करा दी, 10 लाख उनको देने, 1 लाख दे के बुक करा लिया, तो अब होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, होटल किस स्टेज पे डिसाइड करे कि मैंने कमा लिया, वो जब 1 लाख मिला तब करे, या जो ब्रांडेड होटल है क्या करते हैं, 3 महीने पहले सारा पैसा ले लेते हैं, तो पैसा पहले ले लेंगे, इवेंट होगा बाद में, पता नहीं होगा भी कि क्या पता कोई कंटिजेंसी हो जाए, समझ आ रही बात। तो कब ये मान ले कि उन्होंने 10 लाख की कमाई हो गई, वो उसका पॉइंट ऑफ टाइम कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, समझा। तो हमने यहां लिखा ये एएस न तो हमें बताएगा कैसे एंट्री होगी, बस ये हमें बताएगा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एएस यही बताएगा। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस इनफ्लो, वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिख के आनी है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं आएगा इस एएस में, जब भी आएगा थ्योरी आएगी, समझा। तो ये कीवर्ड्स लिख के आने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ो। अच्छा, एएस 9 में किस तरह की इनकम को कवर किया गया है, तो कुल मिला के केवल 5 इनकम को, कौन कौन सा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रॉयल्टी। 5 चीजों के बारे में एएस 9 हमें बताता है कि कब इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कौन कौन सा बताओ बेटा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम और रॉयल्टी। 5 चीजों के बारे में एएस बताता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी 5 इनकम है जिसके बारे में एएस 9 डील करता है, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपने ये अभी तक पढ़ा कि ये सब पे एप्लीकेबल है, केवल उनको छोड़ के जो लोग लगाते हैं इंड एएस 115, और रेवेन्यू का मतलब हुआ ग्रॉस इनफ्लो, वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। और इस एएस में न तो हमें एंट्री पढ़ाई जाती है न कोई कैलकुलेशन, केवल टाइमिंग बताया जाता है। अब शुरू करते हैं एएस। तो बेटा हालांकि हमें ये 5 इनकम अलग अलग पढ़नी है, अभी 5 इनकम आप अलग अलग पढ़ोगे। इन 5 की अगर मान लो कॉमन कंडीशन कही जाए कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो ये हमने लिखा बेसिक कंडीशन, कॉमन फॉर ऑल। किसी भी तरह का कोई भी रेवेन्यू है उसकी बेसिक ये 2 कंडीशन है, क्या क्या। नंबर 1, जैसे आपसे कहा जाए कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो बेसिक कंडीशन ये है, और स्पेशल कंडीशन अभी आगे पढ़ेंगे। 5 इनकम है तो 5 कंसेप्ट और आएंगे अभी, समझा। अब क्या बेसिक कंडीशन है, पहला पढ़ो। पहला है बेटा, एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 9 रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। ये क्या लिखा है, कंडीशन या कंडीशंस, तो सारी 2 मैंने लिखवाया इसीलिए बीच में प्लस का साइन लगाया है, मतलब पहली भी सेटिस्फाई हो और दूसरी भी, ये नहीं कि कोई एक बुरी हो तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है स्क्रीन पे देखो। पहली कंडीशन पढ़ो, द एंटिटी शुड हैव रिलायबल एस्टिमेट फॉर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। कितना हमारा ग्रॉस इनफ्लो है, रेवेन्यू का मतलब इस एएस के हिसाब से क्या हो गया, ग्रॉस इनफ्लो, उसका हम रिलायबल एस्टिमेट कर पाए। क्या चीज बेटा, रिलायबल एस्टिमेट कर पाए। रिलायबल मतलब, रिलायबल का मतलब बेटा भरोसेमंद, और एस्टिमेट का मतलब अंदाजा। जैसे ये उसमें देखो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर जब पढ़ते हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, बोलो। तो अब बताओ क्या जितने का प्रोविजन हम लोग बनाते हैं उतना ही बैड डेट होता है कि कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक एस्टिमेट तो हो पाता है लेकिन बहुत रिलायबल नहीं होता। अब समझ में आया रिलायबल एस्टिमेट का मतलब क्या है, कि रिलायबल का मतलब हमें कितनी कमाई होने वाली है उसका हमारे पास एक अंदाजा हो, ठीक है। अच्छा, कितनी कमाई होने वाली है उसका एक अंदाजा हो। जैसे अब कितनी कमाई का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखो रॉयल्टी बेटा, इस पे आओ, रॉयल्टी स्क्रीन पे देखिए। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी राइटर ने कोई बुक लिखी, अब कोई पब्लिकेशन वाले उसकी बुक मार्केट में बेचते हैं तो 2 तरीके से पैसे देते हैं, एक लमसम, लमसम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक सीजन का इतना पैसा देंगे, चाहे कुछ बिके चाहे मत बिके, और एक होता है पर यूनिट बेसिस। कैसे बेटा दूसरा वाला, अब ये बताओ पहले से राइटर को या पब्लिशर को पता है कि कितनी किताब बिक जाएगी, नहीं पता है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे हमारे पास रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। जब सीजन एंड पे होने को आएगा तब धीरे धीरे हम अंदाजा लगाएंगे ना, जो बिकना था बिक गया, अब इसके बाद नहीं बिकेगा, समझ आया। तो पहली कंडीशन क्या है, द एंटिटी शुड हैव रिलायबल एस्टिमेट फॉर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आपके पास रेवेन्यू का रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी, it should also be certain that ultimate collection from revenue will be completed। ये निश्चित होना चाहिए कि अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा मतलब इसका उल्टा सोचो, बैड डेट नहीं होगा। इसका मतलब
बैड डेट नहीं होगा। तो अब बताओ क्या बेसिक कंडीशन है? पहला, जो भी हमारा रेवेन्यू है उसका हम रिलायबल एस्टिमेट कर पाए, नंबर एक, और नंबर दो, उसका कलेक्शन हो जाएगा, हम इसके लिए श्योर हैं, पैसा डूबेगा नहीं। ये बेसिक कंडीशन है, तब हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। डन। अच्छा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फेल हुई, ये वाली कब फेल होगी? जब रिलायबल एस्टिमेट नहीं होगा। ये कब फेल होगी? जब अल्टीमेट कलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। द गिवन अबव द एंटिटी कैनॉट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड रेवेन्यू। अगर बेटा जरा सा भी डाउट है कि पैसा नहीं मिलेगा या रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है, तो उस रेवेन्यू को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने नहीं देगा। बोलो, समझ में आ गया? चलिए, कौन इस एएस को नहीं अप्लाई करता? जो लोग इंड एएस 115 लगाते हैं। ये एएस किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट? दोनों के लिए। कौन कौन सी सर्विसेज को कवर करता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड रॉयल्टी इनकम। क्या बेसिक कंडीशन हुई? रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। किस चीज का? रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। और दूसरा, इस बात के लिए हम सर्टेन हो कि हम पैसे अपने रिकवर, वो बैड डेट तो समझाने वाली बात है, एग्जाम में जब लिखना होगा तो यही कीवर्ड्स लिख के आओगे। इस सेंटेंस का कीवर्ड ये है, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और इसका कीवर्ड हुआ अल्टीमेट कलेक्शन फ्रॉम रेवेन्यू विल बी कंप्लीटेड। समझा? तो तब हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये तो चलो कॉमन हो गया। अब बेटा यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अब ये 5 चीजें पढ़नी है, तो अब ये हेडिंग लिखेंगे, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एंड सो ऑन। तो आइए अब लिखिए आगे। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल। अगर हमने सेल करी, उससे कोई रेवेन्यू हुआ, तो कब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? लिखो पहले, बेसिक रूल, यूनिट 1, बेसिक रूल। लिखिए, द फॉलोइंग conditions are satisfied क्या क्या? पहली कंडीशन लिखिए, द ओनरशिप ऑफ गुड्स should be transferred by seller to buyer। नीचे लिखिए, इट मीन्स इनवाइस should be raised by seller in the favor of buyer। इसको ब्रैकेट में लिखना, फिर बीच में प्लस का साइन। सेकंड पॉइंट, द इफेक्टिव कंट्रोल on goods should also be transferred by seller to buyer।
नीचे लिखिए ब्रैकेट में, इट मीन्स दैट seller should deliver the goods to buyer for transferring effective control over goods. उसी के नीचे लिखेंगे exception to above rule. Exception to above rule. एक्सेप्शन एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं बेटा, इसमें लिखिए इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज पेंडिंग एट बायर रिक्वेस्ट then it will be assumed that seller has satisfied all the condition and revenue from sale can be recognized. हो गया? चलो सामने देखो, अब मैंने कहा था 5 इनकम पढ़नी है, उसमें से पहले इनकम के बारे में हम लोगों ने लिखा। अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए सब लोग। देखो पहली इनकम है एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल। अगर किसी ने गुड्स बेचा, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ सेल का मतलब क्या होगा? रेवेन्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हमने किसी को गुड्स बेचा तो कब हमें रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना चाहिए? स्क्रीन पे देखिए, पहला जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, क्या हो गया हो, और दूसरा जब हमने उसका इफेक्टिव कंट्रोल दे दिया हो बायर को। अगर हम सेलर हैं तो हम कब अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे? नंबर 1, जब हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, पहली कंडीशन, और दूसरा जब हमने उसका इफेक्टिव कंट्रोल किसको दे दिया है? बायर को। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये लिख के आओगे, ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा वो समझने के लिए। ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब इनवाइस बन गई है, हमने यहाँ लिखा ना, इट मीन्स इनवाइस शुड बी रेज्ड बाय सेलर इन द फेवर ऑफ बायर। बताओ बेटा इनवाइस कब बनती है? जब ट्रांजैक्शन लेन देन होगा तभी तो होगी ना इनवाइस। तो इनवाइस बनने का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और इफेक्टिव कंट्रोल बायर को देने का मतलब गुड्स की डिलीवरी हो गई है। क्या हो गई? गुड्स की डिलीवरी। इट मीन्स दैट सेलर शुड डिलीवर द गुड्स टू बायर फॉर ट्रांसफरिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स। अब बताओ फिर से एक बार, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉग्नाइज करोगे? क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एग्जाम में ये लिख के आना है। क्या इसका मतलब हुआ? इनवॉइस रेज हो गई। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो थ्योरेटिकल ही होगा, कोई केस स्टडी बना देगा, तो अपना दिमाग ये लगाना, जब इनवॉइस बन गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। समझ आया? और दूसरा क्या था? जब उसका इफेक्टिव कंट्रोल सेलर से किसको ट्रांसफर हो गया हो? बायर को ट्रांसफर हो गया हो।
इफेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ, गुड्स की डिलीवरी हो गई। समझ आए? इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, अगर गुड्स पड़े हैं बायर की रिक्वेस्ट पे सेलर के पास, ये तो हो गई बेसिक कंडीशन, अगर दोनों पूरी होगी तो जाके हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या? अगर बायर की रिक्वेस्ट पे, अगर बायर की रिक्वेस्ट पे गुड्स पड़े हैं सेलर के पास, तो बेटा ऐसे में ये माना जाएगा कि वो सेल हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बायर की रिक्वेस्ट पे सेलर के पास पड़े हैं। सुनिएगा, स्क्रीन पे देखो सब लोग। जैसे मान लो आपने अपने लिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है, शा, शाम के टाइम पे मान लो मैंने आप लोग को क्लास पढ़ा के यहाँ पे रात में मैं निकला, मैं एक रेफ्रिजरेटर मैंने परचेज कर लिया, तो अब मैं तो अपने साथ से लेके नहीं जाऊंगा, डिलीवरी वही करवाएगा ना। वो कहता है अभी कल सुबह हम डिलीवरी करा देंगे, अब मैं कहूँगा मैं 3 दिन तो शहर में हूँ ही नहीं, ठीक है, आज जैसे वेनेसडे है, मैं उससे बोलता हूँ कि मैं पेमेंट तो कर दे रहा हूँ लेकिन इसकी डिलीवरी करवाना मंडे, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उसने रोक रखा है ना बेटा। समझा? तो ऐसे में क्या होगा, ये माना जाएगा कि उसने अपनी सारी कंडीशन पूरी कर दी है, मतलब उसने ओनरशिप भी दे दी है और उसने उसका इफेक्टिव कंट्रोल भी हमें दे दिया है। तो इसका मतलब अगर उस गुड्स में आग लगी, कोई नुकसान हुआ, तो उसका जिम्मेदार वो सेलर नहीं होगा, कौन होगा, मैं बायर होऊंगा। समझा? तो ये हुआ इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज पेंडिंग, अगर डिलीवरी पेंडिंग है, लेकिन कब, एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, देन इट विल बी अज्यूम दैट द सेलर हैज सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड। तो इसको हम लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब बताओ कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे सेल ऑफ गुड्स के केस में? पहला जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, जब इनवाइस रेज हो गई। दूसरा बेटा, जब इफेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब गुड्स की डिलीवरी हो गई। क्या उसका एक्सेप्शन हुआ, बायर की रिक्वेस्ट पे अगर डिलीवरी रुकी हुई है तो क्या माना जाएगा कि सेलर ने अपनी सारी कंडीशन पूरी कर दी है, कंफर्म सेल मानी जाएगी, उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो सकता है। समझ आए? अच्छा, अब बेटा हमारे पास 9 अलग अलग सेल हैं, न, 9 अलग अलग तरीके की सेल हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जरा उनको डेप्थ में पढ़ते हैं। जैसे ये तो हम लोगों ने सेल पढ़ा कि एक हाथ से पैसा दो एक हाथ से सामान लो, ईएमआई पे भी तो माल बिकता है, सेल्स ऑन अप्रूवल पे भी तो बिकता है, कंसाइनमेंट वाली भी तो सेल होती है। तो उन सब में क्या होगा, तो 9 अलग अलग सेल हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिखो आगे नीचे, यूनिट 2, लिखिए यूनिट 2, स्पेसिफिक केसेस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। स्पेसिफिक, लिखिए, देयर में बी specific type of sale in which some additional conditions may be required. May be required to be specified by the seller before revenue recognition. The conditions are पहला लिखो इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल
लिखा? मेरी तरफ देखिए। अब ये देखो सेल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो पहले क्या पढ़ा? बेसिक रूल। क्या पढ़ा? बेसिक मतलब सब में ये कॉमन है, और ये हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में बेसिक तो होना ही चाहिए, अब इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी होनी चाहिए। ये देखो क्या लिखा? देयर में बी स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच सम एडिशनल कंडीशन में बी रिक्वायर्ड। बेसिक तो होगा ही होगा, कुछ एडिशनल कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे पहला हमने लिखा इंस्टॉलमेंट सेल। कौन सा सेल लिखा बेटा? अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल क्या होती है चलो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो मेरी तरफ, बताओ। मैंने एक कार परचेज कर ली बेटा ईएमआई पे, उसी को बोलते हैं हायर परचेज सेल, या उसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सेल। समझ आए? हायर परचेज में क्या होता है? मैं ओनर तब बनता हूं जब मैं लास्ट पेमेंट उसका कर दूंगा। समझ आया ना? कार रहेगी मेरे पास, ड्राइव मैं करूंगा, खराब होगी तो मैं रिपेयर करवाऊंगा, लेकिन मैं उसका ओनर कब कहा जाऊंगा? जब मैं उसकी लास्ट पेमेंट कर दूंगा। तो अब यहाँ इंस्टॉलमेंट सेल में यही बात आती है क्या, कि पहली दो कंडीशन तो होनी चाहिए। बताओ, याद करो, पहली कंडीशन क्या थी? ओनरशिप ट्रांसफर हो। दूसरी दूसरी इफेक्टिव कंट्रोल दे दिया हो। तो अब बताओ, जैसे कार ईएमआई पे खरीदी तो इफेक्टिव कंट्रोल तो आ गया है तो मेरे ही पास, लेकिन मालिक नहीं हूं ना। ओनर को कब बनूंगा? जब मैं आखिरी ईएमआई दे दूंगा। तो अब यहाँ बस यही एक लाइन लिखना होगा कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब होगा। समझ आए? आपके भी घर में मान लो ईएमआई पे अगर कोई कार है तो उसकी आरसी जाके देखना, तो उसमें बैंक का नाम में लिखा होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। समझ आया ना? हमारे नाम के साथ साथ लिखा होगा हाइपोथेकेट कुछ ऐसे करके। तो इसका मतलब हम उसके मालिक कब बनते हैं? जब हम उसकी सारी ईएमआई पे कर देते हैं। आई बात समझ में? लिखो अब इसको। रेवेन्यू कैन बी रिकग्नाइज्ड आफ्टर कंप्लीटिंग installment of goods after completing installment। ठीक है? अब बेटा, अब इसमें दो बातें हुई। मेरी तरफ देखिए। तो एक, पहले बताओ सब बच्चे यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थोड़ा और डीप में स्टडी करते हैं। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। जैसे बताओ, कोई मान लो 20 लाख की कार है। सामने देखिए, कोई 20 लाख की कार है, कैश में खरीदेंगे तो 20 लाख की मिलेगी। अब बताओ, अगर लोन कराएंगे तो 20 लाख देना होगा, 20 लाख से ज्यादा देना होगा। ठीक है? तो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या है, जो 20 लाख है उसको बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलते हैं? या 20 लाख का ही तो लोन है ना, उसी पे ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी ईएमआई आती जाएगी, और प्रिंसिपल एट द टाइम। देखो एक बार फिर से देखो इधर देखिए। जैसे क्या होता है बेटा, मान लो ये कार बनाने वाली कंपनी हो गई, ये मिस्टर एक्स हो गए, इन्होंने खरीदा है। आईसीआईसीआई वालों ने मान लो इसको फाइनेंस किया। तो अब क्या होता है देखो, कार इन्होंने इनसे खरीदी तो क्या होता है बेसिकली, कार ये इनको डिलीवर करते हैं, पैसा आईसीआईसीआई बैंक इनको देता है, फिर बाद में ये लोग आपस में निपटते रहते हैं, ये इनको धीरे धीरे ईएमआई देंगे। समझ आ रहा है ना? या इसको ना बीच में लेके आए, चलो और भी तमाम सारे। जैसे मान लो बीएमडब्ल्यू वाले हैं तो इनका अपना फाइनेंस है, बीएमडब्ल्यू वालों का अपना फाइनेंस है, फॉक्स वैगन वालों का, महिंद्रा वालों का अपना फाइनेंस है। सब कार वालों ने अपना अपना फाइनेंस खोल रखा है। तो अब बताओ बेटा, जैसे मान लो महिंद्रा वालों ने कोई कंपनी बेची, कोई अपनी कार बेच दी, तो और इन्होंने ही लोन कर दिया। लोन कर दिया तो क्या करेंगे, जितना उसका कैश प्राइस था, क्या था, मतलब 20 लाख की कार है तो 20 लाख के लिए लगेगी ऑर्डिनरी कंडीशन। क्या लगेगी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या क्या थी? नंबर एक, जब इनवाइस रेज हो, जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो। नंबर दो, इफेक्टिव कंट्रोल दे दिया हो। और जो उसका इंटरेस्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे जैसे जैसे वो ड्यू होगा। जैसे ईएमआई तो महीने महीने पे ड्यू होगी ना,
हर महीने की जो ईएमआई होती है उसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि दिखने में एक जैसे लगता है, उसको बोलते हो ईएमआई, इक्वल मंथली पेमेंट्स होती है ना हम लोग की। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो अब यहाँ पे लिखिए, इसी इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सेल। तो ये नीचे लिखिएगा, हायर परचेज सेल के दो कंपोनेंट हुए, कैश प्राइस और इंटरेस्ट इनकम। कैश प्राइस के लिए रेफर ऑर्डिनरी कंडीशन, और इंटरेस्ट के लिए ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब महीने महीने पे ये ड्यू होगा, जैसे भी ईएमआई जा रही होगी, मंथली, 6 मंथली, वॉटेवर, जैसे जैसे ड्यू होगा वैसे वैसे उसको रिकग्नाइज करेंगे। कैश प्राइस के लिए ऑर्डिनरी कंडीशन हो जाएगी, बिल बन गया है, गुड्स की डिलीवरी हो गई है, तो मान लो कि उसकी सेल हो गई, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे रिकॉर्ड होगा। डन। अगला लिखो, इंस्टॉलेशन सेल। अगला है बेटा इंस्टॉलेशन सेल। लिखा? अब सुन लो, फिर लिख लेते हैं। इंस्टॉलेशन सेल का मतलब क्या हुआ, देखो मेरी तरफ बेटा, आपने किसी कंपनी का एसी खरीदा, तो अब क्या होता है, उसका इंस्टॉलेशन कंपनी फ्री देती है। तो उनकी सर्विस तब खत्म हुई जब एसी आपके घर में लग गया। समझ में आई बात? आप गए, आपने एसी खरीद लिया, उसकी पेमेंट कर दी, तो बिल बन गया, ओनरशिप हो गई। ठीक है, उन्होंने डिलीवरी भी करवा दी, डिलीवरी भी हो गई, तो दोनों कंडीशन ऊपर वाली पूरी हो गई। लेकिन तीसरी, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन सेल है, तो जब तक तीसरी नहीं पूरी होगी, एडिशनल कंडीशन, तब तक वो सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कब होगा? जब उनका इंजीनियर आके उसको इंस्टॉल करेगा, तब जाके वो कंप्लीट हुआ। समझ आए? लिखो एडिशनल कंडीशन में, रेवेन्यू कैन बी रिकग्नाइज्ड, revenue can be recognized after completing installation of goods at customer satisfaction। at customer satisfaction। तो पहला हमने पढ़ा हायर परचेज सेल, दूसरा पढ़ा इंस्टॉलमेंट सेल, अब तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन सेल। लिखिए, इंस्पेक्शन सेल। इंस्पेक्शन सेल लिखा बेटा? अब ये इंस्पेक्शन सेल क्या है, मेरी तरफ देखो। इंस्पेक्शन सेल का मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कोई गुड्स, इंस्पेक्शन सेल का मतलब बेटा ऐसे हो गया, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे मान लो मेरा कोई मकान बन रहा है, तो मुझे ईंट चाहिए थी, तो मैंने आपको फ़ोन किया कि ईंट मेरे प्लॉट पे डिलीवर करा दीजिए। आपने कहा पैसा, मैं कहता हूँ मुझे ये वाली स्पेसिफिक ईंट चाहिए, सीमेंट वाली आजकल जो आई हुई हैं। अब हम वहाँ आएंगे, उसको चेक करेंगे, सब ठीक होगा तो उसके बाद हम पैसा देंगे। तो अब क्या होगा कि आपने उसको डिलीवर करा दिया, समझ आया ना? लेकिन क्या होगा, जब मैं वहां जाऊंगा, उसको इंस्पेक्ट करूंगा और उसमें कुछ डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, तब वो सेल कंप्लीट मानी जाएगी। वरना जितना डिफेक्टिव निकला उतना आपको वापस करना पड़ेगा ना, फिर से वो आप ले जाएंगे, दूसरा मुझे डिलीवर करेंगे। समझ में? इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन सेल। बोलो, क्लियर हुआ? तो अब इसमें एडिशनल कंडीशन क्या आई?
जब कस्टमर आएगा, इंस्पेक्ट करेगा और उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, तब जाके सेल कंप्लीट मानी जाएगी। हम लोग को यही की पॉइंट्स देखने हैं, लिखो इसमें। सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड only after inspection of goods gets completed before accepting the goods by customer. No sale will be recognized for goods which are found defective at the time of inspection. हो गया? बताओ, हायर परचेज सेल कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कैश प्राइस, कैश प्राइस के लिए कौन सी कंडीशन देखोगे? बेसिक कंडीशन। और इंटरेस्ट के लिए टाइम के हिसाब से। दूसरा कौन सा लिखा था? इंस्टॉलेशन सेल। ये क्या कब देखोगे? जब, और ये देखो मेन पॉइंट ये है, एट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आया उनका इंजीनियर, इंस्टॉल करके चला गया, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो री इंस्टॉलेशन होगा। समझ आया ना? एट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब तक कस्टमर उसके बारे में नहीं बता देता कि वो सेटिस्फाई है। आगे अब बताओ, इंस्पेक्शन सेल ये कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब कस्टमर ने इंस्पेक्शन कर लिया, तब ये मानी जाएगी कि ये कंप्लीट हो गई। अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इधर देखो, कंसाइनमेंट सेल। सुन लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या चीज़। कंसाइनमेंट सेल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो बेटा, मैं ये रिमोट बनाता हूँ और आप लोग मेरे कंसाइनी हैं, आप लोग इसको बेचते हैं, तो मैं बना के आपके पास सप्लाई कर दूंगा, तो ये सेल थोड़े ना हुई, ये तो अभी आपके पास पड़ा है। जब आपके पास से कस्टमर खरीदेगा तब जाके सेल हुई ना। समझ आए? और याद करो, उसमें फाउंडेशन में सबने पढ़ रखा है, जब कंसाइनमेंट होता है, मैं इसको दूंगा, मैं जब गुड्स आपको दूंगा तो प्रोफार्मा इनवाइस तो बनेगी। प्रोफार्मा इनवाइस नहीं बनती थी? कंसाइनर जब कंसाइनी को, इनवाइस नहीं, प्रोफार्मा इनवाइस। और फिर क्या होता था? तो गुड्स की डिलीवरी भी हो गई, है ना? लेकिन उसमें ओनरशिप किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास ही रहती है। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब वो बिक जाता है कस्टमर के पास। तो वही एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगेगी। लिखिए, तीसरा है कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल लिखिए, सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड only if goods are sold by consignee to third party. अगला लिखो, वारंटी सेल। वारंटी सेल देखा? चलो अब बताओ, वारंटी सेल का मतलब क्या हुआ? देखिए मेरी तरफ, इधर देखिए। अब जैसे मान लो बेटा, सब बच्चे सामने देखो, आपने मुझसे ये गुड्स खरीदा, तो मैंने आपको गुड्स बेच दिया, इनवॉइस भी बन गई और गुड्स की डिलीवरी भी हो गई, बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अब मैंने इस पे 2 साल की वारंटी दी है। कितने दिन की?
2 साल की वारंटी दी है। तो अब इसको मैं कंफर्म सेल तब मानूंगा जब मैंने वारंटी के लिए प्रोविजन बनाया हो। क्या किया हो? वारंटी का मतलब खराब हुआ तो फ्री में रिपेयर करेंगे, तो क्या खराब नहीं होता होगा? होता होगा, तभी तो वारंटी दी गई। जो चीज खराब होती है उसी की तो वारंटी दी जाती है, कोई जमीन खरीद के थोड़ी ना वारंटी देता है। जो खराब होगी उसी की तो वारंटी दी जाएगी ना। तो खराब होता होगा इसीलिए वारंटी दी गई है। तो इसका मतलब क्या है? उसका प्रोविजन अगर बना रखा है तो फिर क्या होगा, मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि वारंटी सेल, गारंटी सेल, इनके लिए क्या कर रखा हो? प्रोविजन आपने बना रखा हो। समझ में आया बेटा? तो अब यहां लिखिए, सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड on the basis of ordinary four condition। ऑर्डिनरी कंडीशन कितनी थी बेटा? 2 की 4? 2 पहले ही पढ़ा है, वो सब पे लगेंगी। क्या क्या? कि पैसा बैड डेट ना हो और रिलायबल एस्टिमेट हो, वो सब पे हैं। और वो ये 2 एक्स्ट्रा वो कॉमन थी ना पूरे से एस में, पांचों पे लगेंगी। और फिर 2 ये। और सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी 4 कंडीशंस, बट an appropriate provision should be created for warranty expense। हो गया? अगला है गारंटी सेल। अब दिमाग लगाओ, गारंटी सेल में क्या होना चाहिए? जब गारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाए तब माना जाएगा कि रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा। 2 साल की गारंटी ली है तो 2 साल में सामान खराब हुआ तो या तो नया दोगे या तो रिफंड करोगे। तो सेल कहाँ हुई? समझ आया ना? वारंटी को तो रिपेयर करना है तो उसका प्रोविजन बना लो तो ही चल जाएगा, लेकिन गारंटी में जब तक गारंटी पीरियड एक्सपायर नहीं होगा तब तक हम उनको कंफर्म सेल नहीं मान सकते। लिखिए, सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड on the basis of sale can be recognized on the basis of expiry of guarantee period। अगला बेटा, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, सातवां लिखो बेटा, सेल ऑफ पब्लिकेशन जर्नल मैगजीन एटसेट्रा। ठीक है? अब ये देखो क्या है बेटा, सेल ऑफ पब्लिकेशन जर्नल एंड मैगजीन। अगर इस तरह की कोई सेल है तो इसको तब रिकग्नाइज करेंगे जब इसकी डिलीवरी हो गई हो। क्या हो गया हो? अच्छा ये बताओ, अब पता नहीं
तुम लोग को इंस्टीट्यूट से मैगजीन आती है कि नहीं आती? अब नहीं आती। अच्छा, पहले क्या होता था, जब एडमिशन लेते थे तो वो लोग एडमिशन के साथ ही मैगजीन का भी पैसा ले लेते थे, तो हर महीने वहाँ से मैगजीन आती थी। ठीक है, अब उसी एग्जाम्पल से सुन लो। तो वो सेल अपनी कब मानेंगे? मान लो इंस्टीट्यूट तो एनपीओ है, तो 200-400 रुपए में ऐसे साल भर की मैगजीन आती थी। तो क्या करेंगे, वो 200 तो ले लिए उन्होंने, स्क्रीन पे देखना, जैसे मान लो 200 ले लिए बेटा, तो 200 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 महीने इसी में मैगजीन भेजनी है, तो हर महीने का कितना हो गया, 17 रुपये मान लेते हैं। तो क्या होगा, एक बार मैगजीन एक महीने डिलीवर करी तो 17 रुपये रिकग्नाइज कर लेंगे, और लिया कितना है, 200 रुपये। तो तो अब ऐसे होगा, 200 में से 17 रुपये हटा दो, जो बचा ये लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या लिखेगा इंस्टीट्यूट? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। समझ आए? जैसे जैसे डिलीवरी होती जाएगी वैसे वैसे सेल को रिकग्नाइज करते जाएंगे, वो इनकम नहीं मानने देगा AS9। समझ आए? लिखो, सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड for number of publication delivered if amount received for subscription is higher than remaining amount, then remaining amount will be shown as an advance from customer। ठीक है, अब दो हैं, उसको तुम्हें लोग बता दोगे। बताओ, सेल ऑन अप्रूवल की सेल कब मानी जाएगी कि कंफर्म हो गया, कब उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए? जब कस्टमर उसको अप्रूव कर दे, एक तो ये लिखना है। दूसरा बताओ, कैश ऑन डिलीवरी सेल, जब डिलीवरी हो जाए और कैश कलेक्ट हो जाए तब माना जाएगा कि वो सेल हो गई। और दोनों लिख लेते हैं, खत्म हुआ। लिखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल इसमें लिखिए, सेल कैन बी रिकग्नाइज्ड only if customer has sent approval on goods और आखिरी है कैश ऑन डिलीवरी सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल sale can be recognized after completion of collection of cash from customer।
हो गया? तो ये बेटा कंप्लीट हुआ हम लोग का पहली सर्विस, और इसी में कुछ था जो कुछ था, थोड़ा बहुत दूसरे में है, बाकी सब ऐसे ही। अब चलो दूसरा लिखो, कौन सा बचा? सेल ऑफ गुड्स हो गया, अब लिखो सेल ऑफ सर्विसेज। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट होगा हम लोग का 5। लिखिए कंसेप्ट नंबर 5। एक्सप्लेनेशन ऑन explanation on revenue from sale of service। लिखिए, as per provision of accounting standard 9, there are two methods for recognition of revenue from services। Any method can be selected by the service provider according to nature of service। If any service provider wants to change the method of revenue recognition after some time, sometime, if any service provider wants to change the method of revenue recognition after some time, then selection of method will be considered as change in accounting policy। Then selection of method will be considered as change in accounting policy। पॉइंट 4 में लिखिए, मेथड 1 है कंप्लीटेड सर्विस मेथड। कंप्लीटेड सर्विस मेथड, इसमें लिखिए, अंडर दिस मेथड revenue from completed service during the year is only considered if any service
is in process at balance sheet date, then it will be ignored completely. Method 2. Completion service method. Under this method, revenue from completed service as well as proportionate revenue from incomplete service at balance sheet date according to stage of completion can be recognized. आगे लिखिए. Some suggestions by ICAI in following services. Financial services, income from commission, brokerage, when services are completed by underwriter or broker. Tuition fees, over the period of instruction. Admission fees, tickets for movie, etc. When program or movie is completed or displayed. Advertising agency fees, when advertisement
is displayed before public. एक छोटा कंसेप्ट और है बेटा, वो भी लिख के फिर दोनों एक साथ बताएंगे. कंसेप्ट 6, revenue from interest, dividend and royalty interest income, it should be recognized on time basis. नोट में लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम may be received or receivable. अगला है डिविडेंड इनकम. It should be recognized only if it is declared in annual general meeting, because it cannot be cancelled after its declaration in AGM. Royalty. It should be recognized on the basis of agreement between the parties on accrual basis. लिख लिया? चलो अब इधर देखो बेटा, सेल के बारे में हम लोग पढ़ा था. सेल के बारे में कौन कौन सी इनकम पढ़नी थी? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, और तीन और थी कौन कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड और. तो पहले यही निपटा लेते हैं. सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कौन सा था? सेल. तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएगा. उसके बाद दूसरे नंबर पे है सर्विस, और ये तो बस इतना ही है. अब इसमें क्या है देखो, उल्टा पढ़ लेते हैं. यहाँ से इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम की बात करें तो अब बताओ मुझे सब लोग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार डिविडेंड प्रपोज हो गया तो क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं? तो जैसे डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया तुरंत आप अपनी इनकम रिकग्नाइज कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो देंगे ही देंगे, पीछे हट नहीं सकते. तो यहाँ लिखा है
It should be recognized only if it is declared in AGM because it cannot be cancelled thereafter. समझ आए? दूसरा इंटरेस्ट इनकम, बेटा इंटरेस्ट इनकम को हम लोग टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस बेसिस पे? अब इसको नहीं देखना कि मिला कि नहीं मिला, अगर उसका टाइम निकल गया है तो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जरा बताओ डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब मिलता है, कितने दिन बाद? जनरली कंपनी को देना चाहिए 1 साल बाद, लेकिन अपना बर्डन हल्का करने के लिए 6-6 महीने पे देते रहते हैं। समझ आया ना? और वो भी जरूरी थोड़ा ना है कि मान लो 31 मार्च को 6 महीना पूरा हो रहा है तो 31 मार्च की शाम को सबके अकाउंट में पैसा आ ही जाएगा, कैलकुलेट होगा फिर सबको दिया जाएगा ना, जरूरी नहीं कि 31 तक आ गया होगा। तो इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से लिखा जाएगा, इसको नहीं देखा जाएगा कि मिला कि नहीं मिला, रिसीव्ड और रिसीवेबल। और आखिरी में रॉयल्टी। रॉयल्टी बेटा दोनों पार्टी के बीच में जैसा अग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा, अक्रूवल बेसिस पे। मैंने भी बताया था ना, रॉयल्टी 2 तरीके से मिलती है, एक लम सम और एक पर यूनिट। लम सम हुआ होगा तो मिली चाहे नहीं मिली वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और वो पर यूनिट बेसिस पे होगा तो जैसे जैसे यूनिट्स बिकेंगे उसके हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। बताओ इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करोगे? टाइम बेसिस पे। डिविडेंड एजीएम में प्रपोज कर दिया, उसके बाद रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और एक कौन सा था अभी? रॉयल्टी, जैसा अग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में उसके हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये जो एक आखिरी है। अभी बेटा सर्विसेज को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखिए, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अपनी सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का 2 मेथड है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। तो कहा गया है दोनों में से जो मर्जी वो लगाओ, कोई सही नहीं है, कोई मतलब कोई भी इसमें से गलत नहीं है, 2 के दोनों एक जैसे हैं, कोई सा भी लगाओ। लेकिन एक बार जो मेथड लगा लिया उसको चेंज अगर करोगे तो उसको माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या माना जाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब जैसे फाउंडेशन में नहीं पढ़ते थे, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे डिप्रिसिएशन स्विच कर दिया, तो वो क्या होता था? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमें नोट्स टू अकाउंट से बताना पड़ता है ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। समझ आया ना? तो अब बताओ फिर से, सर्विसेज क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के कितने मेथड हैं? कौन सा अच्छा कौन सा बुरा? दोनों एक बराबर। आदमी की इच्छा, जो जिससे मर्जी उससे रिकॉग्नाइज करे। लेकिन अगर एक मेथड लगाया और कुछ दिन बाद सोच रहे हो कि स्विच करें तो उसको क्या एज्यूम किया जाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात बतानी पड़ेगी कि पहले आप ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे, अब ऐसे कर रहे हो, उसकी वजह से प्रॉफिट इतने से बढ़ गया। समझ आए? तो शुरुआत के 3 पॉइंट में मैंने ये लिखवाया, ये देखो इधर, एज पर प्रोविजन देयर आर 2 मेथड फॉर रिकॉग्निशन, एनी मेथड कैन बी सिलेक्टेड इफ एनी प्रोवाइडर वांट्स टू चेंज मेथड for revenue recognition after some time, then it will be considered as change in accounting policy। पहले बताओ शुरुआत के तीनों पॉइंट समझ में आए? अब ये 2 मेथड क्या हैं? तो ये देखो, ये 2 मेथड ये रहे, एक है कंप्लीटेड सर्विस मेथड और एक है कंप्लीशन सर्विस मेथड। ये क्या क्या है? खूब ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखिए मेरी तरफ। कंप्लीटेड सर्विस मेथड का मतलब क्या है? कंप्लीटेड सर्विस मेथड का मतलब क्या है? जैसे बेटा इसका मतलब ये हुआ, हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, अब सुनो, जैसे मान लो 31 मार्च को मैं अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। खूब ध्यान से देखना, 31 मार्च को मैं अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो मेरे पास टोटल 5 बैचेस हैं, 5 बैचेस हैं। 5 बैचेस में से मान लो 3 बैच का कोर्स कंप्लीट हो गया और 2 बैच का अभी चल रहा है। तो ये पहला वाला मेथड क्या कहता है? पहला वाला कहता है जिसका कोर्स अभी चल रहा है इसको छोड़ो, जो कंप्लीट हो गया खाली वही मानो, उसी का रेवेन्यू लिखो। समझ आए? जो सर्विस अभी पेंडिंग है उसका रेवेन्यू क्या होगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड revenue from completed service during the year only be considered if any service is in process, then that on the balance sheet date, then it will be completely ignored। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, जो कंप्लीट हुआ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी सिखाया नहीं था, किसी मैरिज लॉन वाले के पास 20 बुकिंग्स आई, उसमें से 5 बुकिंग कंप्लीट हो गई, 5 फंक्शन कंप्लीट हो गए, तो क्या करेगा? उन्हीं 5 की ही इनकम वो लिखेगा, बाकी जो 15 है उसको लिखेगा ही नहीं, छोड़ देगा। समझ आए? और दूसरा है कंप्लीशन सर्विस मेथड। क्या है बेटा?
कंप्लीशन सर्विस मेथड का मतलब क्या हुआ, खूब ध्यान से सुना। कंप्लीशन सर्विस मेथड का मतलब ये हो गया, कहते हैं जैसे टोटल 5 बैचेज हैं, 3 बैच पूरे हो गए तो इसका 100% रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो। अब ये जो 2 बैच हैं, मान लो इनका 80% सिलेबस पूरा हो गया, तो पूरी फीस का 80% रिकग्नाइज हो जाएगा, 20% छोड़ दिया जाएगा। समझे? जैसे जैसे सर्विस आगे बढ़ेगी उस पर्टिकुलर डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे जो पोजीशन होगी उसी हिसाब से रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया जाएगा। बोलो समझ में? देखिए क्या लिखा, अंडर दिस मेथड रेवेन्यू फॉर कंप्लीटेड सर्विस एज वेल एज प्रोपोर्शनेट, ये देखो, प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू फ्रॉम इनकम्प्लीट सर्विसेज एट बैलेंस शीट डेट अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी रिकॉर्डेड। मतलब अब बताओ कंप्लीटेड में क्या करोगे, जो सर्विस कंप्लीट हुई उसी का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, जो कंप्लीट नहीं हुई उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो कंप्लीट हुई उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो इनकम्प्लीट है उसका स्टेज देखेंगे कितना कंप्लीट है, जितना कंप्लीट है उतने प्रतिशत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। समझ में? बस इसमें इतना था बेटा, ये खत्म हो गया। अब आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।